नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज के इस क्लास में हम वित्त विधेयक और बजट को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक मिनट। वित्त विधेयक और बजट को आगे पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में मैंने समझाया था, इस क्लास में ओवरव्यू दे रही हूँ कि जब धन विधेयक में योजनाओं को जोड़ दिया जाता है तो एक मनी बिल फाइनेंस बिल बन जाता है। ठीक है, आपकी जेब में जब तक धन है, ठीक है, पैसे हैं तो वो धन है, ठीक है, लेकिन वो पैसे किसी चीज में जुड़ते हैं। जैसे कि एक मंथली सैलरी होती है, मान लेते हैं 30,000। अब 30,000 में से पता होता है कि इतना हमारे खाने का खर्चा है, इतना हमारे कार का लोन है, इतना हमारे घर का लोन है, इतना हमारे बच्चों की फीस है। तो ये सब जुड़ के ना आपके फाइनेंशियल कंडीशन निर्धारित करती है। ठीक है, फाइनेंसेस बनते हैं। ठीक है, वैसे ही सरकार के पास जब तक हमने धन विधेयक को पढ़ा तब तक वो सिर्फ धन विधेयक था। धन जब जब तक उसमें सिर्फ धन की बातें थी, लेकिन अब उसमें धन प्लस योजनाएं जुड़ गई। ठीक है, इतना पैसा हम इस विभाग को देंगे, ये इस काम के लिए, इतना पैसा सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए जाएगा, इतना पैसा हमारे विदेश नीति में जाएगा। तो ये सब चीजें जब योजनाओं से जुड़ जाती है तो धन विधेयक आगे जाके वित्त विधेयक बन जाता है। ठीक है, और वित्त विधेयक को ना 3 भागों में बांटा जाता है। याद रखना है, वित्त विधेयक को 3 भागों में बांटा गया है। 3 वर्ग बताए गए हैं इसके कि 3 प्रकार के आप वित्त विधेयक हैं। ठीक है, और हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। याद रखना है इस पॉइंट को, हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। ठीक है, वित्त विधेयक के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है वित्त विधेयक प्रकार 1, पहला होता है धन विधेयक। ठीक है, धन विधेयक अनुच्छेद 110 से संबंधित। इसमें राष्ट्रपति अपनी सहमति देते हैं, सहमति के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है। जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा, राज्यसभा को पर्याप्त शक्ति मिली हुई है, जैसे वित्त विधेयक प्रकार 1 में। ठीक है, वित्त विधेयक प्रकार 1 में राज्यसभा को भी पर्याप्त शक्ति मिली होती है। और जैसे हमने धन विधेयक में पढ़ा था, तो धन विधेयक में राज्यसभा की शक्तियां नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे हम वित्त विधेयक प्रकार 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है, साधारण विधेयक से संबंधित सारी शक्तियों का प्रयोग राज्यसभा को प्राप्त है, अर्थात वह इसमें वित्त विधेयक प्रकार 1 संशोधन एवं खारिज भी कर सकती है। इस मामले में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। जैसे धन विधेयक में धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, ये 2 ऐसे विधेयक हैं, रट लेना है इस चीज को। ठीक है, कहीं से भी पूछ लेता है कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, लेकिन वित्त विधेयक प्रकार 1 में चूंकि राज्यसभा का भी अधिकार है, इसीलिए इसमें वित्त विधेयक प्रकार 1 यानी साधारण विधेयक में किस राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ठीक है, जब विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो वह या तो विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, उसे रोक सकते हैं, या पुनर्विचार के सदन को लौटा सकते हैं। वित्त विधेयक प्रकार 1 में राष्ट्रपति जी के पास तीनों अधिकार होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वित्त विधेयक प्रकार 2। वित्त विधेयक प्रकार 2 साधारण विधेयकों के समान ही राज्यसभा को शक्तियां प्राप्त होती हैं। मतलब ये फाइनेंशियल बिल के प्रकार बता रहे हैं। ठीक है, एक तो फाइनेंशियल बिल टाइप 1 था, एक फाइनेंशियल बिल टाइप 2 है। ठीक है, दोनों ही लगभग सेम है। ठीक है, दोनों में सारी शक्तियां समान होती हैं, लोकसभा की, राज्यसभा की। राज्यसभा इसमें भी संशोधन कर सकती है, राज्यसभा वित्त विधेयक प्रकार 1 में भी संशोधन कर सकती है और खारिज भी कर सकती है। और गतिरोध की दशा में संयुक्त बैठक भी बुलाई सकती है। गतिरोध मतलब लोकसभा या राज्यसभा की नामंजूरी होने पे, ठीक है, संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। राष्ट्रपति के पास इस संदर्भ में भी तीनों विकल्प उपलब्ध होते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमने धन विधेयक पढ़ा था, तो धन विधेयक जो है वित्त विधेयक 1 और वित्त विधेयक 2 से थोड़ा अलग अलग है। ठीक है, याद रखना है। इस प्रकार राष्ट्रपति अपनी सहमति देते हैं तो बिल अधिनियम में बदल जाता है। आर्टिकल 111 देखते हैं हम। आर्टिकल 111 की एक बार और देख लेते हैं, वीटो पावर। राष्ट्रपति स्वीकृति, जब भी कोई विधेयक राष्ट्रपति जी के पास जाता है तो आर्टिकल 111 के तहत उनको 3 अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, 3 अधिकार प्राप्त होते हैं, या तो अपनी स्वीकृति प्रदान कर दे, ठीक है, या तो सुरक्षित रख ले, या पॉकेट वीटो का यूज कर ले, या फिर सदन को पुनर्विचार के लिए लौटा दे, या फिर मना कर दे। ठीक है, लेकिन जब पुनर्विचार के लिए लौटाई और सदन ने उसे वापस भेजा, ठीक है, संशोधन करके या नहीं, संशोधन किए या किए बिना, अगर राष्ट्रपति जी के पास वापस भेजते हैं तो पुनर्विचार के लिए लौटाने के बाद जब वापस आया तो राष्ट्रपति जी बाध्यकारी हो जाते हैं उस पर साइन करने के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इस प्रकार अपनी सहमति
जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देते हैं तो कोई विधेयक बिल बन जाता है, मतलब कोई बिल अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है, ठीक है, अधिनियम। और आगे हम देखते हैं संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया। बजट क्या होता है? बजट धन विधेयक प्लस वित्त विधेयक, आगे जाके बजट बनेगा, ठीक है। बजट ओवरव्यू दे रही हूँ। अनुच्छेद 112 बजट का प्रावधान करता है। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में बजट पेश किया जाता है वित्त मंत्री या उनकी किसी प्रतिनिधि के द्वारा, ठीक है। वित्त मंत्री या उनके किसी प्रतिनिधि के द्वारा लोकसभा में बजट पेश किया जाता है। अगर बजट अपने पेश होने से पहले खुल गया तो वित्त मंत्री के मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उनको रिजाइन करना पड़ता है अपने पोस्ट से, ठीक है, क्योंकि वो जो सीमा है उस चीज की, गरिमा है, बजट की गरिमा, उसको नहीं बचा पाए, याद रखना है, ठीक है। और बजट लोकसभा में क्यों पेश किया जा रहा है? क्योंकि लोकसभा में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि, और चूंकि बजट में जनता के लिए ही पैसा सैंक्शन हो रहा है, इसीलिए बजट को लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च भारत सरकार की अनुमति अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करेंगे। प्रोसीजर ऑफ पासिंग द बजट। तो देखिए, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए आपको। बजट से पहले पास होता है आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण में हम क्या देखते हैं कि जो पिछला बजट पास हुआ था उसके थ्रू क्या क्या काम किए गए हैं साल भर में, ठीक है। तो जब सदन में बजट पेश होता है ना तो 6 चरणों से होके गुजरता है, ठीक है। हमको तो सिर्फ एक ही चरण पता है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कर दिया, बजट पास कर दिया, ठीक है, मतलब बजट पेश किया है, ठीक है, बजट पेश किया है। लेकिन उस बजट को उसके आगे बहुत सारे चरणों से गुजरना पड़ता है जो हमें नॉर्मली नहीं पता चल पाते, ठीक है। तो संसद में बजट पारित करने की लंबी प्रक्रिया होती है, 6 चरणों से होकर गुजरता है बजट। पहला आता है बजट का प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले आता है बजट का प्रस्तुतिकरण। बजट का प्रस्तुतिकरण, इसमें क्या करते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ये क्या करते हैं, बजट प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद होती है आम बहस। आम बहस यानी बजट पे सब लोग मिलके बहस करते हैं कि ये इतना पैसा क्यों दे रहा है, मतलब इसके लिए इतने पैसे क्यों सैंक्शन किए जा रहे हैं, यहाँ पे क्या जरूरत है, यहाँ पे इतने पैसे में नहीं होगा, ऐसे वैसे करके। एग्जाम्पल बता रही हूँ, एग्जैक्ट नहीं होता है ऐसा। तो आम बहस में बहस होती है, ठीक है, जितने भी सदन में लोग होते हैं उनके बीच। फिर ये जो बजट होता है ये विभागीय समितियों को भेजा जाता है, विभागीय समितियों के पास भेजा जाता है, जो लोग जांच करते हैं, ठीक है, कि सही में मतलब इस विभाग को इतने पैसे सैंक्शन किए गए हैं तो उस विभाग में उतने पैसे में काम होगा या नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अनुदान की मांगों पर मतदान होता है, वोट ऑन अकाउंट, ठीक है। अनुदान की मांगों पर मतदान मतलब जितने पैसे मांगे गए हैं उस पे सब वोट करेंगे, ठीक है। इस वोट को भी हम देखेंगे आगे जाके। फिर होता है विनियोग विधेयक का पारित होना। अब धन विधेयक आगे जाके वित्त विधेयक बना, फिर आगे जाके ये विनियोग विधेयक बनेगा। विनियोग विधेयक क्यों बना? क्योंकि इससे संचित निधि से पैसे का विनियोग करना है, धन का विनियोग करना है, ठीक है, इसीलिए इसे आगे जाके विनियोग विधेयक का पारित होना कहा जाता है। ये धन विधेयक अब आगे जाके विनियोग विधेयक बन चुका है। फिर आगे जाके होता है ये वित्त विधेयक, धन विधेयक, विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक, ठीक है। धन में विनियोग को मिलाए आगे जाके वित्त विधेयक हो गया, फिर वो वित्त विधेयक का पारित होना। तो हमने क्या पढ़ा, बजट का प्रस्तुतिकरण, फिर आम बहस, फिर विभागीय समितियों की जांच, फिर अनुदान की मांग पर मतदान, फिर विनियोग विधेयक का पारित होना और आगे जाके वित्त विधेयक का पारित हो जाना, ठीक है। धन विधेयक विनियोग विधेयक बनता है, फिर उसके बाद वित्त विधेयक बनता है, ठीक है। धन विधेयक में योजनाएं मिली, योजनाएं यानी विनियोग, विनियोग आगे जाके वित्त विधेयक बन गया। विनियोग क्यों? क्योंकि संचित निधि से धन का हमें विनियोग करना है। सर्वप्रथम लोकसभा में, अब इसका विस्तार पूर्वक देखते हैं। सर्वप्रथम लोकसभा में मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है एवं बजट पर भाषण दिया जाता है। तत्पश्चात बजट पर आम बहस होती है। इसके अंतर्गत बजट पेश होने के 3-4 दिनों तक लोकसभा उस पर समग्र रूप से चर्चा होती है, ठीक है। आम बहस के बाद सदन 1 महीने के लिए स्थगित हो जाता है। इससे इसीलिए आने वाली 31 मार्च के बाद सरकार को खर्चा के लिए धन की व्यवस्था करना जरूरी है, ठीक है। सरकार को खर्चे के लिए धन की व्यवस्था करना जरूरी है। इसी संदर्भ में लोकसभा अपने स्थगन से पहले आगामी अप्रैल और मई महीने के लिए एक विधेयक पारित करता है। इसमें प्राय साल भर के खर्चों का अनुमान
मतलब जैसे बजट बजट कब पास हुआ, 31 ठीक है, 31 मार्च से 1 अप्रैल हमारा वित्तीय वर्ष है, ठीक है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च हमारा वित्तीय वर्ष है, ठीक है। लेकिन जब बजट पेश होता है ना, उसके बाद 2 महीने बाद उसके लिए पैसा सेंक्शन होता है, ठीक है। करीबन करीब करीब 2 महीने बाद, ठीक है, क्योंकि वो जिस प्रोसीजर से गुजरता है उसमें लेट होता है। तो जो जितनी भी बजट राशि है इसका 1/6 पहले ही निकाल लिया जाता है, ठीक है। 2 महीने का खर्चा हम पहले ही निकाल लेते हैं, इसे ही हम वोट ऑन अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है। लेखानुदान कहते हैं, इसमें प्राय साल भर के खर्चों की अनुमान 1/6 राशि 2 महीने के व्यय के लिए सरकार को दे दी जाती है। अब लेखानुदान पारित होने के बाद फिर सदन 3-4 सप्ताह के लिए स्थगित हो जाता है। इसी समय संसद की विभागीय समिति विभिन्न मंत्रालयों द्वारा पेश की गई अनुदान संबंधी मांगों की विस्तार से जांच करती है एवं रिपोर्ट तैयार करती है, ठीक है। अब ये रिपोर्ट जो तैयार हुआ, इन रिपोर्टों के आधार पर लोकसभा में प्रत्येक मंत्रालय में मांगों पर मतदान होते हैं। प्रत्येक जो मांग होती है उस पे क्या होता है, वोट होता है, ठीक है, वोट दिया जाता है। राज्यसभा के पास इसके लिए कोई शक्ति नहीं होती। मतदान सिर्फ भारत व्ययों की अलग मांगों पर होता है। सरकार की मांगों के प्रति आमतौर पर विपक्षी दलों द्वारा असहमति व्यक्त करने के लिए कटौती प्रस्ताव, कट मोशन, याद रखना है, कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। जैसे जो विपक्ष होते हैं वो कट मोशन लाते हैं, ठीक है। कट मोशन ये 3 प्रकार के होते हैं, टीईटी, याद रखना है, 3 प्रकार के कट मोशन होते हैं, टीईटी, पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन और टोकन कट मोशन, याद रखना है, ठीक है। आ जाएगा पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन और टोकन कट मोशन। 3 कट मोशन है जो क्या होते हैं, जब मांग हुई, वोट हुई, तब विपक्ष क्या करेगा, कटौती प्रस्ताव लेके आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं पॉलिसी कट मोशन या नीतिगत कटौती प्रस्ताव। ये क्या होता है, सरकार की मांग की नीति के प्रति असहमति व्यक्त की जाती है। इसके तहत मांग की राशि घटाकर 1 रुपए कर दिया जाता है, ठीक है, घटाकर 1 रुपए कर दिया जाता है। 1 रुपए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, 1 रुपए कर दिया जाता है, ठीक है, 1 रुपए कर दिया जाता है। मतलब ये बिल्कुल ही वैल्यूलेस है, इसको आप पूरा ही खारिज करिए। तो यहाँ पे नीति कट कर पॉलिसी कट मोशन लाया गया है, ठीक है। अगर सरकार कोई बोलती है कि यहाँ पे फिजूल खर्ची हो रही है, इसमें कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, इसकी जितनी भी राशि है उसे 1 कर देना चाहिए, ठीक है, उसको घटाकर 1 रुपए कर देना चाहिए। तो यहाँ पे नीतिगत कटौती प्रस्ताव लाया गया। फिर आता है इकोनॉमिक कट मोशन या मितव्ययता कटौती प्रस्ताव, मतलब उतना ही खर्चा करो जितना की जरूरत है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, मांगी गई राशि के प्रति असहमति व्यक्त की जाती है, जिसमें राशि को एक प्रभावी सीमा तक कम करने का प्रस्ताव होता है। फिर तीसरा आता है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव में क्या होता है कि मतलब सिर्फ सांकेतिक या टोकन कट मोशन देना है, हमको संकेत देना है अपने विरोध प्रदर्शन का, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें आप सिर्फ 100 रुपए काट दो, ठीक है। लेकिन याद रखना है कि कट मोशन कभी भी पारित नहीं होता है। कट मोशन पारित होगा ना तो मतलब अविश्वास, कट मोशन पारित होने का मतलब हो जाएगा कि अविश्वास प्रस्ताव एक तरह से पारित हो गया, ठीक है। जनता का मतलब जितने भी अब बहुमत है, तो बहुमत अब सरकार के विरोध में है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जितने भी मंत्री होते हैं उनको रिजाइन करना पड़ता है। तो कट मोशन बस लाया जाता है, कभी पारित नहीं होता है, ठीक है। जैसे ही लोकसभा में अनुदान की मांगे पारित की जाती है, और हाँ, इसी से जुड़ा हुआ एक वर्ड होता है गिलोटिन करके, याद रखना है, गिलोटिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, गिलोटिन, ठीक है। गिलोटिन या गुलेटिन, जो भी ऐसी शब्द यूज होते हैं, कहीं गिलोटिन यूज होता है, कहीं गुलेटिन यूज होता है, ठीक है। जितने भी जैसे कुछ कुछ भाग होते हैं जिन पे समितियां जांच करती हैं, उन पर मतदान होते हैं। लेकिन जिन भागों पर समितियां जांच नहीं कर पाती और मतदान नहीं हो पाते ना, तो उन्हें ऐसे ही पास कर दिया जाता है, ठीक है। दबाएंगे और ऐसे ही पास कर देंगे, उसे ही हम गुलेटिन कहते हैं, ठीक है। जैसे ही लोकसभा अनुदान की मांगों को पारित करती है, उसे तुरंत लोकसभा में विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। उसके तुरंत बाद अनुदान की मांगे पारित हुई, फिर तुरंत बाद विनियोग विधेयक को एप्रोप्रिएशन बिल प्रस्तुत किया जाएगा। विनियोग विधेयक एक धन विधेयक होता है। इस प्रकार धन विधेयक संबंधी सारे प्रावधान इसमें लागू होते हैं। विनियोग विधेयक 2 भागों में होता है, संचित निधि पर भारित व्यय और जो संचित निधि पर भारित नहीं है व्यय, ठीक है। भारित
भारित है, एक विधेयक जो संचित निधि पर भारित है, एक वो विधेयक जो संचित निधि पर भारित नहीं है। ठीक है, जो संचित निधि पर भारित होते हैं इन इनमें चर्चा तो होती है लेकिन मतदान नहीं होता है। ठीक है, ये ऐसे ही पास हो जाते हैं। जितने भी संचित निधि पे भारित पे होते हैं, मतलब जहां जहां पे पैसा संचित निधि से निकालना होता है वहां पे चर्चा करते हैं लेकिन मतदान की जरूरत नहीं होती, वो स्वतः पारित हो जाते हैं। लेकिन जो विधेयक संचित निधि पे पारित नहीं होते, आकस्मिकता विधि या लोक लेखा निधि पे, आकस्मिकता निधि या लोक लेखा निधि पे पारित है, भारित है, मतलब यहाँ पे आकस्मिकता निधि या लोक लेखा निधि से पैसे निकालने हैं, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे वो चीज में चर्चा होगी और चर्चा के बाद पारित करवाना होता है। ठीक है, तो आज हमने बजट पढ़ा और वित्तीय विधेयक के प्रकार पढ़े। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।